हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। अधीर अधीरा के साथ आया। क्यारा जी ने जब अधीरा को देखी तो उसके पास आते हुए बोली, आपकी तबीयत कैसी है अब? हम बस आपसे मिलने आ गए थे। अधीरा ने अपना हाथ दिखाकर दूर से ही उन्हें वहीं रोकते हुए बोली, वहीं रुक जाएं आप। मैं बहुत अच्छी हूँ और खुश हूँ। मुझे आपकी या आपके पति की ज़रूरत नहीं है। आप सब यहाँ से चले जाएं। उसकी इस बात पर ठाकुर साहब ने कहा, अधीरा बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो आप उदय जी से। उदय जी ने ठाकुर को रोकते हुए बोले, रहने दे आप बड़े ठाकुर जी। अधीरा गुस्से में है और उसका गुस्सा जायज़ भी है। इस बात को सुनते ही अधीरा का गुस्सा जैसे फूट पड़ा। वो उदय जी से बोली, सही कहा आपने उदय राजपूत जी। मेरा गुस्सा, मेरी नफ़रत और यहाँ तक कि मेरे दर्द सब जायज़ था, पर कुछ नाजायज़ था तो वो मैं थी। इसमें गलती मेरी नहीं थी, बल्कि आपकी वजह से मुझे ये ताज मिला कि मैं नाजायज़ कहलाई। पर आपको इससे क्या? आप तो इन सब से दूर थे, अपनी पत्नी के साथ, अपनों के साथ। आपको कैसे पता चलता कि एक नन्ही सी कुछ महीने की बच्ची को कैसे कैसे नाम मिले और 30 साल तक कैसे वो उन नामों के साथ रही, कैसे उसे देखने वाला ये जज करता था, क्या क्या नाम देती थी कि उसकी माँ क्या थी जो ये नाजायज़ हुई। आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मेरी माँ ने क्या क्या सहा और कितना तड़प के वो मरी। पर फिर भी उसने कभी भी आपको दोषी नहीं ठहराया। उसने कभी नहीं कहा कि आपकी वजह से वो दुनिया की नज़रों में, अपने लोगों की नज़रों में गिर गई। क्या कसूर उनका बताए मुझे। उस औरत का क्या कसूर था जिसने आपसे प्यार किया और बदले में आपने उसके साथ क्या किया? बस धोखा, उसे छोड़ दिया चील जैसी दुनिया के सामने नोचने के लिए। उदय राजपूत साहब, आप मेरे बाप क्या, मेरी माँ के पति क्या, उसके आशिक क्या, आप तो उसके पैरों की धूल भी कहलाने लायक नहीं हैं। अधीरा अपने गुस्से में आज सब बोले जा रही थी जो उसने इन 30 सालों में सहा था, सुनी थी। क्यारा जी और उदय जी सब सुने जा रहे थे, पर उनके साथ सब ये देखकर हैरान थे कि उदय जी और अधीरा का रिश्ता ये था कि वो बाप बेटी थे। इस बात पर बड़े ठाकुर ने कहा, मतलब तुम उस काव्या की बेटी हो जिससे कभी उदय प्यार करता था। पर उदय ने तो बताया वो मर गई, इसलिए उसने क्यारा को सब बता के शादी की है और उसकी कोई बेटी है, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया था। इस पर अधीरा ने कहा, नहीं सुनने में आया तो आज देख लें आप। मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ और अफसोस कि मेरे अंदर बहने वाला एक कतरा खून इस इंसान की भी है जिसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आकर मेरी माँ का हाथ थाम सकता। उसकी बात सुन क्यारा जी ने कहा, अधीरा, आपको शायद पूरी बात नहीं पता। आपके पापा गए थे आपको लेने, पर उन्हें पता चला था कि काव्या को मरी बच्ची पैदा हुई थी और इसलिए वो आप तक नहीं पहुंच पाए। उनकी इस बात पर अधीरा ने ताली बजाते हुए बोली, बहुत खूब, क्या कहानी थी। वैसे सही भी हुआ, जो भी हुआ मैं इनके लिए मर ही गई हूँ और अच्छा होगा अगली बार इस चौखट पर ना आए, क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं हूँ। समझ ले वो आज भी मरी हुई है। ये बोल वो चली गई। सब उसे जाते हुए देख रहे थे। उदय जी भारी कदमों के साथ बाहर जाने लगे। क्यारा जी ने उनका हाथ थामा और बाहर चली गई। पर अधीर के दिमाग में क्यारा की बातें किसी तीर की तरह चलने लगी थी। अधीरा अपनी बात कहकर जा चुकी थी और उसके साथ उदय जी भी अपनी पत्नी के साथ वापस अपने घर चल दिए थे। वहाँ खड़े सबकी आंखों में बहुत से सवाल थे, पर कोई भी नहीं जानता था कि उसके जवाब कहाँ से मिलेंगे। वहाँ खामोश खड़ी श्वेता ने बड़े ठाकुर की तरफ देखते हुए बोली, बड़े पापा, क्या आप जानते थे कि लाडो के पापा उदय जी हैं? उसके इस सवाल पर सब उसके और बड़े ठाकुर की तरफ देखने लगे। बड़े ठाकुर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, हमें ये नहीं पता था कि अधीरा उस काव्या की ही बेटी है जिससे उदय कभी प्यार किया करता था और वो उसे नहीं मिली। और मैं भी काव्या से कभी नहीं मिला था। मैंने सिर्फ उदय के मुँह से ही उसके बारे में जो सुना था तो सुना था। आज अधीरा के सच बताने पर पता चला कि वो उदय की ही बेटी और उसकी माँ काव्या है, जिसे आज भी उदय प्यार करता है। अगर मुझे पता होता तो मैं इतने साल तक उस बच्ची को कभी वो ताने नहीं सुनने देता जो उसने सुना है।
कभी उस पर कोई उंगली नहीं उठने देता। उनके ये कहने पर अधीर ने कहा, तो उदय जी माँ के पास वापस क्यों नहीं गए? आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या उन्होंने आपको इस बारे में बताया था? इस पर बड़े ठाकुर ने कहा, जब सुरभि जी से हमारी शादी हुई, शादी में आया था काव्य के बारे में, तो उदय उसने हमें पहली बार बताया था और उसके बाद उसे अचानक से अमेरिका जाना पड़ा। उसके जाने के बाद मैंने उसे फ़ोन किया था। उसने बताया उसके पिता की तबीयत खराब है, इसलिए उसे जाना पड़ा। पर जब वो 2 साल बाद आया तो मैं उसे मिलने गया, पर पता चला उसकी शादी हो गई है, वो भी क्यारा के साथ। क्यारा उसके पिता की रिश्तेदार की बेटी थी, इसलिए वो चाहते थे कि उदय की शादी उससे हो। उदय ने उन्हें सब कुछ बताया, पर वो नहीं माने। उदय ने क्यारा को सब बताया और क्यारा ने उसे समझाकर जब वो इंडिया आई तो उसने काव्या को उससे मिलके उसे बताने को बोली। उदय ने उसे खोजा पर वो नहीं मिली और कुछ 1 साल बाद उसके पास एक लेटर आया, जिससे उसे पता चला कि काव्या इस दुनिया में नहीं है, और साथ में काव्या अपनी बेटी के बारे में उसे बताया था। पर फिर क्या हुआ इसके बाद मुझे नहीं पता चला। ये बोल वो खामोश हो गए। अधीर अभी वहाँ खड़ा हुआ सब सुन रहा था। उसने श्वेता और अवनी से कहा, आप दोनों अधीरा के पास जाएं, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। ये बोल वो बाहर निकल गया। अवनी और श्वेता दोनों ही अधीरा के पास चले गए। दोनों जब अधीरा के पास पहुँचे तो वो उसी बॉक्स के पास बैठी रो रही थी, जिसमें उसकी माँ ने कुछ यादों को समेट के रखा था। श्वेता ने उसके पास बैठते हुए बोली, लाडो, आप क्यों रो रही हो? अरे इसमें आपकी गलती नहीं है, जिसकी है आपने उसे बता दिया है, चले चुप हो जाएं। ये कहते हुए उसके आंसू पोंछने लगी। अवनी भी उसके पास बैठते हुए बोली, आप क्यों ऐसे इंसान के लिए आंसू बहा रही हैं, जिसने कभी आपके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की? लाडो मत रो, और अब तो आप अपने परिवार के साथ हो, यही सोच के खुश रहो। देखो सबको कितना प्यार करते हैं सब आपको, और अधीर भैया तो आप पर जान देते हैं। अरे तो क्यों आप रो रही हैं? मत सोचें उनके बारे में, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी दीदी, कभी नहीं। उन्होंने माँ के साथ बहुत बुरा किया, मेरे साथ बुरा किया। माँ उनका इंतज़ार करते हुए मर गई, पर वो नहीं आए। मैं भी उन्हें एहसास दिलाऊंगी कि इंतज़ार किसे कहते हैं, कैसा होता है जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं और वो ना आए तो कैसा महसूस होता है। ये कहते हुए अधीरा अवनी के सीने से लग के रो पड़ी। इधर अधीर उदय जी के घर पर आया। उसे वहाँ देखकर क्यारा जी ने कहा, अब किस लिए आए हो आप अधीर? कुछ कमी रह गई थी क्या, जो आप यहाँ आकर इन्हें कहकर पूरा करने आए? उसके इस बात पर अधीर ने उनसे कहा, देखो मैम, आपको पता है मैं पूरी बात जाने बिना किसी भी फैसले पर नहीं पहुँचता हूँ। मुझे सारी बात जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सर ने माँ को छोड़ दिया था उस हालत में कि वो अधीरा को लेने नहीं आए। मुझे सब जानना है। उसकी इस बात पर क्यारा जी ने उसे बोली, चलो कम से कम तुम तो सच जानना चाहते हो, आओ अंदर। अधीर अंदर गया और उदय जी अंदर एक कुर्सी पर खामोश बैठे किसी सोच में डूबे थे। अधीर उनके पास आया, उन्हें कंधे से पकड़कर उठाकर उनके कमरे में लेकर आया और उन्हें बिस्तर पर बैठा दिया। वो बिस्तर पर खामोश बैठे थे। उनके पास आते हुए बोला, सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। अधीर ने उन्हें देखते हुए बोला। उदय ने उसे बिना देखे कहा, यही ना, क्योंकि हम अधीरा को अपने पास नहीं रख सके या उसे लेने नहीं आए। अधीर ने उन्हें देखते हुए कहा, हाँ मुझे जानना है। उदय जी ने उसे देखते हुए कहा, मैं बताऊंगा, बैठो। उनके कहने पर अधीर उनके पास बैठा और उदय जी ने उसे सब बताया। अधीर उनकी बातें सुने जा रहा था। जब उदय जी ने उसे बता दिया तो उसने सब सुनकर उनसे कहा, आप चिंता मत करें, मैं अब आप दोनों को मिलवा के रहूँगा। बहुत हो गया, अब ना अधीरा आपके बिना रहेगी और ना आप उसके बिना, और ये मेरा वादा है आपसे। ये बोल वो वहाँ से चला गया। वो बाहर आया और उसने विवेक जी को फ़ोन किया। विवेक जी ने जब उसका नंबर देखा तो उन्होंने मुस्कुरा के फ़ोन उठाया और उससे कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है, सब ठीक है ना? अधीरा कैसी है? अधीर ने उनसे कहा, सब ठीक है मौसा जी। मैं आपसे कहना चाहता था कि क्या आप मौसी जी को कल लेकर यहाँ आ सकते हैं? ये सुनते ही विवेक जी बोले, क्यों अधीर बेटा, सब ठीक तो है, क्यों क्या हुआ, कोई बात है क्या? अधीरा ठीक तो है ना? श्वेता को तो कुछ हुआ नहीं?
विवेक जी के इतने सवालों पर अधीर ने उन्हें शांत करा के बस यहाँ आने को कह दिया। विवेक जी भी मान गए। अधीर ने फ़ोन रखा और खुद से कहा, बस अब कल सुबह तक सब ठीक होगा। जो भी इतने साल बिगड़ा हुआ था मैं उसे कल ठीक करूँगा। सबके सामने ये लेकर आऊँगा कि क्यों अधीरा को उसके पिता के बिना, उसके नाम के बिना रहना पड़ा। ये बोल वो गाड़ी में बैठ वापस घर के लिए निकल गया। शाम का वक्त अधीर घर पहुंचा तो देखा अधीरा बैठी कुछ नोट्स बना रही थी। उसने अपने साथ लाया खाना डाइनिंग टेबल पर रखा और आइसक्रीम फ्रिज में रख वो कमरे में अधीरा के पास आया। उसने देखा अधीरा अपने नज़र का चश्मा लगाए बैठी काम कर रही थी। अधीर ने उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, भूख लगी है। उसके ऐसे पकड़ते और उसके कहते ही अधीरा का ध्यान वक्त पर गया तो उसने देखा कि वो आज अधीर जल्दी आ गया था। अधीरा ने चश्मा उतार के टेबल पर रखते हुए कहा, सॉरी मैं अभी कुछ बनाई नहीं हूँ, रुके मैं कुछ जल्दी से बना देती हूँ। आप ये कहते हुए वो उठ के जाने लगी तो अधीर ने उसे पकड़ अपने पास लाते हुए कहा, जानता था आप कुछ नहीं बना पाई होंगी अभी, इसलिए हम बाहर से खाना ले आए हैं और वो भी आपका फेवरेट, और उसके साथ आइसक्रीम भी लाए हैं। ये सुनते ही अधीरा खुश होते हुए बोली, क्या आप आइसक्रीम लेकर आए हैं? और अगर आप मेरी फेवरेट चीज़ें लाए हैं तो पक्का उसमें गोलगप्पे और जलेबी तो होगी ही, और साथ में मटके वाले रसगुल्ले और घेवर। वाव, आज तो मैं सारा खाऊंगी। अधीरा एक साथ में इतना बोल गई और अधीर उसे बस देखे जा रहा था। उसके रुकने के बाद अधीर ने कहा, मैं इतना भी कुछ नहीं लाया हूँ, आप तो सब अपने ही सोच ली। अरे कुछ हमारे पसंद की भी है। इस पर अधीरा ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ मैं कैसे भूल गई, आप भी तो अपनी फेवरेट चीज़ लाए होंगे, करेले। ये बोल वो हंसने लगी। अधीर ने उसे पास लाते हुए कहा, अच्छा तो हमें करेले पसंद है, मत भूले आपके यही करेले खाने वाले से आपको प्यार है। वो तो इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में मिठास लेकर आई हूँ और तब आप कहीं कुछ मीठे हुए। उसके ये कहने पर अधीर ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा तो आज भी हमें कुछ मीठा मिलना तो चाहिए है ना। ये कहते हुए वो उसके पास आने लगा तो अधीरा ने उसे धक्का मार दिया और खुद से दूर करते हुए बोली, फ्रेश होकर आए, देते हैं खाने को आपको मीठा, चले जाएं। ये बोल वो बाहर निकल आई और अधीर मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देख रहा था। सुबह का वक्त महल। विवेक जी सुबह सुमित्रा जी के साथ महल आ गए थे। उन्हें देखकर श्वेता उनके पास आते हुए बोली, माँ पापा आप दोनों यहाँ ऐसे। ये कहते हुए वो विवेक जी के गले लग गई। इस पर राधा जी ने कहा, कुछ नहीं, तेरे पापा को तुझसे मिलने का मन था तो मैं भी चली आई। कैसी हो बेटा? ये कहते हुए उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा तो श्वेता ने बस उन्हें देखते हुए सब ठीक होने का कहकर बोल देती है। तभी बड़े ठाकुर और बाकी सब भी आ गए। विवेक जी ने उनसे कहा, कैसे हैं आप बड़े ठाकुर जी? हम ठीक हैं, आप ऐसे सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? विवेक जी कुछ कह पाते कि तभी अधीर ने आते हुए कहा, मैंने ही बुलाया है मौसा जी, और मौसी जी को कुछ बात थी जिसे करना था, इसलिए सोचा उन्हें बुला लूँ। अधीर ये कहते हुए सालू की तरफ देखा और उससे कहा, सालू जाओ अपनी दीदी को बता दो कि उनके मौसा जी आए हैं। उसकी बात सुनकर सालू चली गई। इसके बाद अधीर ने सबको बैठने को कहा। सब बैठ गए। इतने में अधीरा भी सालू के साथ चली आई थी। उसने आकर मौसा जी के पैर छुए और उनके गले लग गई। उसके बाद उसने अपने मौसा जी से पूछा, आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं ना? विवेक जी ने उसे देखते हुए कहा, हाँ आपकी और श्वेता की बहुत याद आ रही थी और अधीर ने बुलाया तो हम आ गए। तभी सुरभि जी ने अधीर से बोली, पर बेटा आपने विवेक जी को क्यों बुलाया है? ऐसी क्या बात है? आपके और अधीरा के बीच सब ठीक है ना बेटा? इस पर अधीर ने उनसे कहा, मेरे और अधीरा के बीच सब ठीक है माँ, बस कुछ पुरानी चीज़ों को ठीक करना है। वैसे मौसा जी और मौसी जी आपको बता दें कि अधीरा के पिता का पता चल गया है। उसके ये बात सुन मौसी जी के चेहरे का रंग उड़ गया, पर विवेक जी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे देखते हुए कहा, कौन है वो इंसान? क्या नाम है उसका? इस बात पर उसने कहा, मैं आपको उनसे कुछ वक्त में मिलवाने वाला हूँ, बुलाया है मैंने उन्हें यहाँ।
कुछ राज थे, सोचा आप सबके सामने खोल दूँ, और कुछ सवाल थे जिसके जवाब अदीरा को जानने का पूरा हक है, और मेरे ख्याल से वो जानना चाहेंगी कि आखिर क्यों उनके पापा उनसे दूर रहे, क्यों वो उन्हें लेने नहीं आए, ऐसा क्या हुआ जो आज तक उन्हें उनके बिना रहना पड़ा। वो ये बोल ही रहा था कि तभी उदय जी क्यारा जी के साथ अंदर आए। उन्हें देख राधा जी के चेहरे पर पसीना आने लगा और उदय जी उन्हें देख गुस्से से भर गए। अधीर ने देखा उदय जी आ गए हैं तो उसने उन्हें विवेक जी से मिलवाते हुए कहा, मौसा जी, ये हैं अधीरा के पिता मिस्टर उदय राजपूत जी। उसकी इतनी बात सुनते ही विवेक जी ने गुस्से में उनके पास आए और उदय जी का कॉलर पकड़ उनसे कहा, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची को दुनिया भर के ताने सुनने पड़े। तुम्हारी वजह से वो अपना वो बचपना नहीं जी सकी जो उसका था। तुम्हारी वजह से वो समाज के सामने नाजायज कहलाई गई। आखिर क्या गलती की थी काव्या ने या इस बच्ची ने जो तुमने उसे ये सज़ा दी। आखिर क्या कसूर था इस बच्ची का जो तुम उसे अपना नाम भी देना नहीं सही समझे। बोलो। उसके ये कहने पर अधीर ने विवेक जी के हाथ से उदय जी का कॉलर छुड़ाया और उनसे बोले, गलती इनकी नहीं थी मौसा जी, गलती किसी और की थी और अधीरा और माँ ने इन दोनों ने उसके किए की सज़ा भुगते और वो कोई और नहीं राधा जी थी। ये सुन सब हैरान हो गए अधीर के ये कहने पर कि वो शख्स कोई और नहीं राधा जी थी जिसकी वजह से काव्या और अधीरा ने दुनिया भर के ताने सहे। तो सब उसकी तरफ देखने लगे। अधीरा और श्वेता दोनों ही बहुत हैरानी के साथ राधा जी की तरफ देख रही थी। राधा जी ये सुनते ही गुस्से में बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं क्यों ऐसा करूँगी और क्या सबूत है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। अधीर ने इस बात पर उदय जी की तरफ देखकर बोला, सर आप पूरी बात सबको बताएं, आखिर क्या हुआ था 30 साल पहले। उदय जी ने राधा जी की तरफ देखते हुए बोले, मैं अपने बाबा से मिलने जब अमेरिका जा रहा था तो मैंने काव्या को बताने के लिए कॉल किया था, पर फ़ोन राधा ने उठाया था। मैंने इनसे कहा भी था कि मुझे बहुत अर्जेंट जाना पड़ रहा है, आप काव्या को बता दो या उधर है तो मेरी बात करा दो। तो ये बोली कि वो नहीं है, कहीं बाहर गई है। मैं काव्या से बात करने के लिए मैंने इन्हें एक नंबर भी दिया था जिससे वो मुझे कॉल कर सके, पर न उसे नंबर मिला, न ही उसे मेरा दिया हुआ मैसेज मिला, न ही उसके बाद से काव्या से न ही मेरी बात हुई। जब मैं क्यारा के साथ वापस आया तो 1 साल हो चुका था। इस बीच में काव्या से बात करने के लिए फ़ोन करता तो बात नहीं हो पाती थी क्योंकि हर बार राधा जी ये बोल देती थी कि वो नहीं है, यहाँ पर नहीं रहती है। मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे बात करूं। जब वापस आया तब मैंने उसे खोजा पर वो कहीं नहीं मिली। फिर मुझे एक दिन लेटर आया, उस लेटर में अधीरा का जिक्र था, पर वो लेटर बहुत पुराना था। फिर भी इस उम्मीद में कि काव्या और मेरी एक निशानी तो मेरे पास रहे, इसके लिए मैं वापस राधा से मिलने गया। तब वो घर पर अकेली थी। मैंने जब उसे बताया कि उदय हूँ काव्या का पति और मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ तो इन्होंने कहा काव्या के साथ वो बेटी भी मर गई। मुझे बहुत दुख हुआ पर मेरा मन इस बात को नहीं मानना चाहता था। मैं जाकर पता किया पर सिर्फ इतना पता चला कि लड़की हुई थी, पर उसे ज़्यादा नहीं पता चल पाया। मैंने भी मान लिया कि शायद काव्या को दर्द देने का मुझे सबक मिला है। अधीरा बेटा, मैं कसूरवार हूँ, पर इतना नहीं कि अपनी बेटी की माफ़ी न पा सकूँ। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। सबने जब पूरी सच्चाई सुनी तो सब हैरान थे। विवेक जी ने राधा जी से बोले, क्यों किया तुमने ये सब, क्यों काव्या के साथ वो सब किया आपने, क्यों नहीं बताया उदय जी को अधीरा के बारे में, क्यों झूठ बोला तुमने। उनके इस तरह गुस्सा करने पर राधा जी ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे कोई खुशी मिले। आखिर उसने भी मुझसे मेरी खुशियाँ छीनने की कोशिश की थी। मैंने किया तो क्या गलत किया, और जब तक जिंदा रही तब तक मेरी खुशियाँ के पीछे पड़ी रही। अच्छा वो ऐसे मरी। उनके इस बात पर विवेक जी का हाथ उठ गया राधा जी पर और एक जोरदार तमाचा उनके गाल पर पड़ चुका था। ये सब खड़े देख रहे थे। श्वेता को भी अपनी माँ के किए पर बहुत गुस्सा आ रही थी। उसने उनके सामने खड़े होते हुए कहा, कैसी औरत हैं आप माँ, कैसे आप ये सब कर गई। आपका दिल जरा भी नहीं पिघला अधीरा के लिए। आखिर क्या गलती थी उसकी।
इस पर राधा जी ने सबकी तरफ देखते हुए बोली, इसकी गलती ये थी कि इसने उस औरत की कोख से जन्म लिया जिससे मैं बहुत नफरत करती थी। हर बार इसकी माँ अपने सुंदर होने से मेरी खुशियाँ को छीन लेती थी। बचपन से जो चीज़ मुझे पसंद थी वो उसे पहले और मुझे बाद में मिलती थी। यहाँ तक कि वो मुझसे मेरा पति भी छीन रही थी। मैं कैसे उसे माफ़ कर देती। अरे उस जैसी गिरी हुई औरत को ऐसी ज़िंदगी मिलनी चाहिए थी। वो ये सब बोल ही रही थी कि तभी अधीरा ने चिल्लाते हुए गुस्से में बोली, चुप एकदम, वरना अगर आज मेरा हाथ उठा तो रिश्ता मेरी कोख से आपके साथ जुड़ा था उसे मैं आज ख़त्म कर दूंगी। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी माँ के लिए अगर एक लफ्ज़ और भी बुरा भला कहा आपने तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी मासी हैं। अरे किसके बारे में आप बोल रही हैं? अपनी बड़ी बहन के बारे में? जानती भी हैं उनके बारे में? क्या था उनके दिल में आपके लिए? जानना चाहती हैं? रुके मैं बताती हूँ। ये बोल वो अधीर के घर की तरफ गई और जल्दी से अपनी माँ के हाथ से लिखे लेटर्स को लेकर उनके सामने आई। उसे दिखाते हुए बोली, पढ़े इन्हें कि मरते वक्त भी वो आपके लिए क्या लिख कर गई। अरे वो तो आपसे इतना प्यार करती थी कि आपके लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। आपसे दूर शिमला के उस छोटे से गांव में अकेली रहती थी। उस वक्त उन्हें आपकी ज़रूरत थी, पर वो तो उस वक्त भी वो अकेली थी। और क्या बोला आपने कि वो आपका पति छीनना चाहती थी? जी नहीं, ये आपकी गंदी सोच का फितूर था जो आपको सिर्फ गंदा और घटिया सोचने पर मजबूर करता था। अरे वो तो मौसा जी को एक अच्छा दोस्त समझती थी। उन्होंने कभी मौसा जी को उस नज़र से नहीं देखा। अरे आप तो उनसे जीने की उनकी उम्मीद, उनकी खुशियाँ सब छीन ली। आप उनकी गुनहगार हैं, आप उनकी मौत की जिम्मेदार हैं। वो मरते हुए ये बोल गई मुझे इन पर चिट्ठियों में कि मैं आपकी बात का बुरा ना मानूं। आपको गुस्सा बहुत आता है, पर आप प्यार भी बहुत करती हैं। आप उनके लिए छोटी बहन ही नहीं, उनकी बेटी की तरह थी। कैसे आपने उनके साथ ये किया मासी जी? कैसे कैसे उन्हें दर्द तिल तिल मरते हुए आपने देख लिया। अरे मेरा श्वेता दीदी से एक कौक का रिश्ता नहीं है, पर वो मेरे एक दर्द पर रो जाती हैं। मैं उन्हें कुछ होते हुए नहीं देख सकती, पर वो तो आपकी सगी बहन थी ना। एक कोख से जन्मे थे आप दोनों, तो फिर कैसे आप उनकी ज़िंदगी के इतने बड़े दर्द को, जिल्लत को उनकी ज़िंदगी में भर गई। एक बार अगर आप उन्हें बता देती तो शायद आज वो जिंदा होती। आपकी जिद और नफ़रतें उन्हें हमसे छीन लिया, पर मैं आज तक अपने पिता को कोसती रही कि उनकी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ गई। मुझे दुनिया भर के लोगों के ताने सुनना पड़ा, मुझे नाजायज कहा गया, पर मुझे क्या पता था कि गलती तो किसी और की थी। इस चीज़ के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। ये बोल वो वहाँ से रोते हुए भाग गई। राधा जी फर्श पर बैठी काव्या के हाथ से लिखी एक एक लेटर को देख रही थी। उनकी भी आंखों में आंसू थे, पर अब आंसू होने से क्या मतलब था। उन्होंने जो किया था उसकी माफ़ी भी मिलना बहुत मुश्किल था। उदय जी और क्यारा के साथ अधीर के घर की तरफ चल दिए। श्वेता ने राधा जी से बोली, माँ आप इतना गिर गई कि अपनी बहन के साथ ये सब कर गई। मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। ये बोल वो भी वहाँ से चली गई। सब एक एक करके जा चुके थे। राधा फर्श पर बैठी बस उन खतों को देखे रोए जा रही थी। इधर दूसरी तरफ अधीरा अपने कमरे में बैठी अपनी माँ की तस्वीर लिए रोए जा रही थी। तभी अधीर और उदय जी क्यारा जी के साथ अंदर आया। अधीर ने उदय जी से इशारों में अधीरा से बात करने को कहा। वो अधीरा के पास गए और उसे बोले, अधीरा बेटा। उनके ये कहने पर अधीरा ने उनकी तरफ भरी नज़रों से देखी और उठकर उनके गले लगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे पापा, मैंने आपको बहुत कुछ कहा। आई एम सॉरी पापा। उदय जी अधीरा के मुंह से अपने लिए पापा सुनकर बहुत खुश थे। उन्होंने अधीरा के सर पर हाथ फेरते हुए नम आंखों से कहा, कोई बात नहीं, आपको तो असलियत पता ही नहीं थी बेटा। आपको जो लगा आपने मुझसे कहा, पर अब जो हो गया सो हो गया। अब सब भूल जाओ अधीरा और एक नई शुरुआत करो। आपकी ज़िंदगी में हम सब हैं, तो आप अब शांत हो जाओ। ये कहते हुए उन्होंने उसके आंसू पोंछे। आज अधीरा को उसके पिता उनका नाम मिल गया था। कुछ दिन बाद वक्त बीत रहा था और उसके साथ अधीरा और उदय जी का रिश्ता भी निखर रहा था।
पर अधीरा ने अभी तक राधा जी को माफ़ नहीं की थी। वो वापस जा चुकी थी, पर अभी भी कुछ था जो होना था। अब वो था अवनी और परमवीर का रिश्ता। महीने होने वाले थे, पर अभी तक न अवनी ने ये मानी थी कि वो आज भी परमवीर को पसंद करती है और न उसे मिलना चाहती थी। परमवीर था जो हर रोज़ अवनी से बात करने के लिए उसके कॉलेज पहुंच जाता था। एक दिन अधीरा ने उसे देख ली थी। परमवीर उसके कॉलेज गेट के बाहर खड़ा था। वो अपने स्टूडेंट से क्लास में चलने का बोलकर उसके पास चली आई और उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? मैं इतने दिन से देख रही हूँ, रोज़ आते हो और कुछ देर खड़े होते हो, फिर चले जाते हो। अरे भाई, काम नहीं है क्या? हॉस्पिटल बंद हो गई आपकी? कहो तो चपरासी नौकरी दिलवा देती हूँ। वैसे भी चपरासी भैया कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, आप ही कर लेना काम उनकी जगह। पागलों वाली बात मत करो। मैं अवनी से बात करने आता हूँ, पर वो है कि मुझसे मिलती ही नहीं है। उसके ये कहने पर अधीरा ने उससे बोली, हाँ तो तुम्हारे खड़े रहने से क्या होगा? अरे प्यार करते हो तो कुछ हक जताना भी सीखो। वो प्यार करती हैं, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। तो उनसे बुलवाओ कि वो प्यार करती हैं आपसे। और वो कैसे करूँ मैं? नहीं मतलब बताओ मुझे, मैं क्या करूँ? अब बोल तो दिया कि मुझे प्यार है, अब क्या मर जाऊँ? उसके ये कहते ही अधीरा ने उससे कहा, जिंदा रहकर क्या उखाड़ लेते हो? इससे अच्छा मर ही जाओ। कम से कम दीदी भागते हुए आएंगी और तुम्हें पकड़ के रोते हुए कहेंगी, परम ये क्या कर दिया तूने? मैं तुझे बहुत प्यार करती थी, क्यों जाने दे दी तूने अपनी? वैसे अच्छा आइडिया है। अरे काम बन गया, चलो ठाकुर साहब के ऑफिस चलो। ये कहते हुए वो गाड़ी का डोर खोलने लगी तो डॉक्टर परमवीर ने मुंह बना के उसे देखते हुए बोला, अधीरा आप पागल हैं क्या? अरे क्या सोच लिया आपने खुद से? और ये ठाकुर साहब के ऑफिस क्यों जाना है? अरे आप बैठो और चलो मैं बताती हूँ। ये बोल वो गाड़ी में बैठ गई और परमवीर को भी मजबूरन बैठना पड़ा। दोनों वहाँ से निकल के सीधा अधीर के ऑफिस पहुँचे। अधीर बैठा काम कर रहा था कि तभी अधीरा डॉक्टर परमवीर के साथ अंदर आते हुए बोली, ठाकुर साहब एक काम है, उसे देख। और उसके साथ परमवीर को देख वो बोला, अधीरा आपके साथ डॉक्टर साहब क्या हुआ? अरे कुछ हुआ ही तो नहीं। आपसे कहा था अवनी दीदी से बात करने के लिए, पर आपने बात नहीं किया। लेकिन इस बार आप बस हमारा साथ दे, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। बोले देंगे ना साथ? अधीरा के कहने पर अधीर ने कहा, पर क्या करना है? इन्हें मारना है। ये कहते हुए उसने परमवीर की तरफ देखी, जो कि ये सुनकर हैरान था। अधीर ने भी हैरान होकर बोला, क्या अधीरा आप ये क्या बात कर रही हैं? इस पर अधीरा ने उसे शांत करते हुए सब कुछ समझाया और उससे बोली, अब तो समझ गए ना आप, अब बोलो देंगे हमारा साथ? सब सुनकर अधीर मान गया। रात का वक्त, महल। अधीरा डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा रही थी। अवनी और सालू खाना लगवा रहे थे। श्वेता हॉल में घूमते हुए बच्चे को सुला रही थी। पर इधर हमारी शैतान अधीरा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोचे जा रही थी कि आखिर कैसे वो अपना प्लान स्टार्ट करे। सब लोग धीरे धीरे आकर खाने के लिए बैठने लगे। तभी उसे आते हुए अधीर दिख गया। उसका दिमाग उसी वक्त चल पड़ा और उसने अधीर को देखते हुए बोली, ठाकुर साहब बात हुई आपके डॉक्टर साहब से क्या? उनका फ़ोन लगा? अधीर उसकी बात पर मुंह बनाकर देखने लगा तो अधीरा ने उसके मुंह बना के देखने पर उसने उसे आंख मारी तो वो समझकर बोला, उनका फ़ोन नहीं लग रहा। पता नहीं, आज सुबह से कोशिश कर रहा हूँ पर पता नहीं वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अधीरा ने उसे देखते हुए दुख भरे शब्दों में बोली, बस भगवान करे डॉक्टर साहब ठीक हो। उसके ये कहने पर सुरभि जी ने कहा, किसकी बात कर रही हो अधीरा? अधीरा खाना सर्व करते हुए बोली, माँ इनके दोस्त थे ना डॉक्टर परमवीर, आज सुबह से हम उन्हें फ़ोन कर रहे थे। वो पापा ने कहा था कि उन्हें ज़रूरत है कुछ टेस्ट करवाने हैं, पर वो आज सुबह से फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। अब देखो क्या है, कल जाकर देखते हैं। ये बोल के वो मुंह लटका के खाना देखने लगी, पर उसकी नज़र अवनी के चेहरे पर ही थी। अवनी ने जब डॉक्टर परमवीर की बात सुनी तो उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। उसे अधीरा ने देख लिया था और सबने साथ बैठकर खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। अधीरा और बाकी सब वहीं थे। अमा, श्वेता और अधीर हॉल में बैठ गए और अवनी, सालू सारे प्लेट्स नौकरों को लेकर जाने का कहकर टेबल को साफ करने को कह रही थी। तभी अधीर का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाकर बोला, हेलो।
उधर से ना जाने किसने क्या बोला कि अधीर ने चिल्ला के कहा, क्या डॉक्टर परमवीर का एक्सीडेंट हो गया? दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर देना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।